Hi everyone, we are here with the last chapter of our EVS क्लास 12th JK बूस। तो हमने जितने भी EVS के चैप्टर्स हैं उन सब की वीडियोस बना दी हैं एंड ये लास्ट चैप्टर है EVS का जिसकी हम वीडियो अब बना रहे हैं। तो इसके बाद आपका EVS का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा पूरा, बस चैप्टर 4 का कुछ पार्ट पड़ा रहेगा। आई विल ट्राई कि इस चैप्टर, क्योंकि छोटा ही है ये चैप्टर, इसकी पीपीटीज़ भी काफ़ी कम पेजेस में हो गया, तो आई विल ट्राई कि इसकी एक ही शॉट में मैं पूरा चैप्टर दे दूँ, अदरवाइज़ बहुत लंबे लंबे पार्ट्स ना बनाऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस चैप्टर, जैसे कि 10 मार्क्स का चैप्टर होगा ऑफ कोर्स, तो इस चैप्टर के टॉपिक्स क्या हैं। अब इस चैप्टर को पढ़ाने का मेरा थोड़ा सा तरीका डिफरेंट रहेगा। ये चैप्टर में मैं PYQs के थ्रू एनालाइज करके पढ़ाऊँगी एंड वो सब कुछ कवर करेगा, ठीक है। अब जब वो आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर में जो हमें सबसे पहले देखना है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। लेट मी यूज दिस पेन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट और उसकी कॉन्सेप्ट, आई थिंक ये जो फर्स्ट टॉपिक है ये बहुत बार आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा है। उसके बाद हमें पढ़ना है EIA के बारे में। EIA मतलब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसके स्कोप को देखना है और उसके की एलिमेंट्स कि उसमें क्या क्या आते हैं प्रॉपर्ली। तो आपके सिलेबस में जो है ना वो EIA का स्कोप और उसके की एलिमेंट ही है, तो हम सिलेबस के इर्द गिर्द ही रहेंगे, ठीक है। अब यूजली क्या है, अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने बनाए हैं ना, तो जो बुक मैं यूज़ करती हूँ मैं उसका एक एक पार्ट कवर करवाती हूँ। लेकिन ये चैप्टर ऐसा है कि जिसमें अगर वो एक एक चीज़ कवर कर लिया, मोस्टली विशाल की बुक यूज़ करते हैं, तो मैं भी विशाल की ही बुक यूज़ करती हूँ। तो जो बच्चे विशाल की बुक को देख के साथ मेरे कंटेंट को कंपेयर करते हैं, वो सारा सेम होता है, बट इस चैप्टर में थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मैंने हर एक पार्ट उतना ही पार्ट लिया है जिससे आपका काम बन जाएगा, उसमें बहुत एक्स्ट्रा भी होता है, ठीक है। सो इस चैप्टर में मैंने बिल्कुल क्रिस्प रखा हुआ है और वही इनफ है। उसके बाद हम इसमें वाटर एक्ट पढ़ेंगे और हम एयर एक्ट पढ़ेंगे और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA पढ़ेंगे। सो इसमें तो मैं आपको बताऊँ, ये जो आपका सिलेबस है ना मैंने गिवन है, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने इस साल 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था EVS का, एंड उसमें मेरे सेट पे MCQ आया था डायरेक्टली। ये मेरे क्या, इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स के भी सेट में सेम MCQ आया था, कि मतलब सेम नहीं, इसी टाइप का MCQ आया था। सबसे पहला MCQ, ये जो सिलेबस में ईयर्स लिखे हैं ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही PYQ बन जाते हैं। तो ये 2025 के बोर्ड में आया हुआ है कि वाटर पोल्यूशन एक्ट कब आया है, तो 1974। एयर पोल्यूशन एक्ट कब आया है, 1981। EPA कब आया है, 1986। तो ये तो बहुत 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 ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि वाटर एक्ट कब आया है, एयर एक्ट कब आया है। इसी साल मैंने बोर्ड दिया है EVS का और उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो ये नंबर यहाँ पे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली आपको फ्री का नंबर मिल रहा है अगर आपने ये याद रखा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, पहले हम इसकी ये लाइंस से समझने की कोशिश करते हैं। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर ओन नीड्स। या उसकी जो बाकी डेफिनेशन है वो ये है कि इन्वायरमेंटल केयर मैरिज टू डेवलपमेंट। और अगली जो डेफिनेशन है दैट इज़ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ, एक मिनट से, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ वाइल लिविंग विद द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सपोर्टिंग इकोसिस्टम। अब इन सब को मैं आपको एक आसान शब्दों में समझाऊं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट होती है जो कहती है कि आपने इस तरीके से कोई भी चीज़ का काम करो कि आप अपनी प्रेजेंट जनरेशन को तो वो चीज़ मिले लेकिन फ्यूचर को भी मिले। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, या लेट सपोज क्या है हमारा, ये एक एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। अब इस एग्रीकल्चर लैंड में ना, इस एग्रीकल्चर लैंड के ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है। अब यहाँ पे ये एक पर्सन था, उसने क्या किया, इस एग्रीकल्चर लैंड में एक पार्ट उसने फॉरेस्टेड ही रहने दिया, मतलब एक पार्ट को उसने एग्रीकल्चर लैंड लिया, लेकिन जो अदर हैंड वाला पार्ट था ना, मान लो ये वाला पार्ट, इसको उसने अपने कुछ और काम के लिए यूज़ कर लिया। तो इन शॉर्ट
उसको कुछ काम करना था, उसने उसके लिए लैंड का ये वाला पार्ट यूज़ किया, लेकिन उसने बी पार्ट को एज इट इज़ रहने दिया। सो इससे क्या हुआ, वैसे तो उसके पास ये भी ऑप्शन था ना कि वो ए पार्ट और बी पार्ट दोनों पे ही अपना काम कर लेता, तो थोड़ी सी भी एग्रीकल्चर की फील्ड नहीं बचा कर रखता। नहीं, इसको सिंपल शब्दों में ऐसे समझो कि इस तरीके से काम किया कि आपने सेविंग्स रखी। आपने प्रेजेंट में जो यूज़ करना था अपना काम भी निकाल लिया, लेकिन आपने एक पार्ट ऑफ लैंड बचा कर रखा सो दैट कल को जैसे आपको ज़रूरत पड़ी है तो आपकी फ्यूचर जनरेशन को जब ज़रूरत पड़ेगी वो उसको इस्तेमाल कर पाए। इन शॉर्ट दोबारा समझाती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। या ये ए पर्सन था, ये बी मतलब ये एक ए लैंड थी, ये सेकेंड लैंड थी बी लैंड। ये एक पर्सन था, इसको कुछ चाहिए था, तो इसने क्या किया, इसने सिर्फ एक पार्ट ऑफ लैंड यूज़ किया और दूसरा इसने कंजर्व रख दिया, बचत कर दी। जैसे घर पे पैसे आते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, आप उसको कुछ पैसों को यूज़ करो और कुछ को सेव करके रख दो। सेव क्यों रखो, सो दैट इन फ्यूचर हमें पैसों की ज़रूरत पड़े तो हम उन सेविंग्स का इस्तेमाल कर पाएँ। तो इस तरीके से आपने पैसों का इस्तेमाल किया कि आपने अभी तो यूज़ किया, लेकिन आपने अपने फ्यूचर के लिए भी रख दिया। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को ये एक डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाता है। और जब यही प्रोसेस हम ये मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो चीज़ है जो हम घर के साथ भी करते हैं, अपने घरों में भी करते हैं। जो एग्जांपल मैंने दी ना पैसों वाली, बिल्कुल वैसे आपके पास पैसे आए, आपने उस पैसों को इस तरीके से यूज़ किया कि आप अभी तो यूज़ कर पा रहे हो, लेकिन सेविंग्स भी कर दी सो दैट फ्यूचर में भी आप उसको यूज़ कर पाओ। सो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बट जब यही चीज़ यहाँ पर अपने घरों में पैसों के साथ की, यही चीज़ जब आप एनवायरनमेंट के साथ करो ना, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेगी। मतलब कि आप एनवायरनमेंट को यूज़ करो इस तरीके से कि जो आपको अभी चाहिए आप लो, लेकिन कुछ फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रख दो। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने पुराने टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें इस तरीके से इतना यूज़ करी हैं जैसे कि वो एक्सटिंक्ट ही हो गई हैं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन वो चीज़ें जो हम पहले भी यूज़ कर रहे थे और अभी तक यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि उस टाइम पे तो हमने यूज़ करी लेकिन अब भी यूज़ कर पा रहे हैं। मतलब प्रेजेंट को नहीं सोचना, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर का भी सोचना है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट को इस तरीके से यूज़ करो कि प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर दोनों सेव रहे, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसलिए आपके जो फर्स्ट ये वाली जो डेफिनेशन है यहाँ लिखा हुआ है कि इट मीन्स टू मैरी टू एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड बाकी तो समझा दिया। तो आई होप सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है क्लियर हो, बट बहुत सिंपल टॉपिक है, पहले भी हमने कई बार पढ़ा हुआ होगा SST एंड ऑल में। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा और जाने, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस तरीके से की जा सकती है कि आप अपने सोशल कम्युनिटी को भी कंजर्व कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी कंजर्व कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को भी कंजर्व, इकोनॉमी को भी कंजर्व कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये काइंड ऑफ इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे तो एनवायरनमेंट तो कंजर्व होगा, बट आपकी सोशल कम्युनिटी भी बचे रहेगी और आपकी इकोनॉमी भी बचे रहेगी। नेक्स्ट, इसके एडवांटेज स्टडी करते हैं। तो अब मैं इसको रीड करती हूँ पहले। It will lower the environmental impact as a large part of human activities are responsible for the deterioration of the environment. Adopting this ideology entails doing something to reduce pollution which can bring positive results. In short, ये कह रहे हैं कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे, जो फर्स्ट पॉइंट है ये कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्योंकि हमने बोला कि जैसे मैंने आपको यहीं पे समझाया ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू योर एनवायरनमेंट। तो अगर हमने इस तरीके से चीज़ों का यूज़ किया तो उससे आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छे से कंजर्व रहेगा। जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर वाली लैंड की एग्जांपल दी थी ना, आपने ए पार्ट यूज़ कर लिया लेकिन बी पार्ट कंजर्व रखा, तो इससे क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने से आपके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत कम होगा। और आज के टाइम पे तो लोग मैक्सिमम आपके इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आप सस्टेनेबल तरीके से, मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से अपनी इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट करोगे तो उससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो एनवायरनमेंट अच्छा रहने से आपकी एयर क्वालिटी बेटर रहेगी, आपका ग्रीन एरियाज अच्छे ज़्यादा मिलेंगे आपको, जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर लैंड की एग्जांपल दी थी। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपकी बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड रहेगी। तो एनवायरनमेंट के अच्छे रहने से क्या क्या हुआ, आपका ग्रीनरी मिली, आपकी बायोडाइवर्सिटी
प्रोटेक्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इट ऑल्सो गारंटीज ऑफ फ्यूचर, बेटर फ्यूचर। ऑफकोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर हम प्रेजेंट का सोच रहे हैं तो हम फ्यूचर का भी सोच रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने से आपका प्रेजेंट में आपको चीज़ें अच्छी दिखेंगी, आपका एनवायरनमेंट आपको ठीक दिखेगा, सब कुछ अच्छा दिखेगा, बट उसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपका जो फ्यूचर है वो भी बहुत ही अच्छा हो सकता है, ठीक है। लेकिन इट ऑल्सो हैज़ सर्टन डिसएडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो पहला जो डिसएडवांटेजेस है वो ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते करते ना आपको ड्यूअलिटी दिखती है। मतलब क्या है इसका? इट exists duality between the need for solutions and strategies that transcend borders where cooperation is basic need. In short sustainable development से कहीं ना कहीं हम बेसिकली कहीं पर क्या होता है कि कुछ चीज़ों में आपको कॉर्पोरेट करना पड़ता है, समझ रहे हो? मतलब मान लो ए बी है ना, मतलब आपको काइंड ऑफ एक को तो थोड़ा सा इट्स लाइक टाई वाली सिचुएशन आ जाती है। बट जब जहाँ ऐसा होने लगता है ना, कहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते करते उस जगह पर भी सोल्यूशन स्ट्रैटेजीज ये सब दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं लोग। नीड फॉर द सोल्यूशन एंड स्ट्रैटेजीज दैट ट्रांसेंड बॉर्डर्स वेयर कॉर्पोरेशन इज बेसिक नीड। मतलब कहीं पर क्या होता है, आपको कॉर्पोरेट करना पड़ता है कुछ चीज़ों पे, ठीक है। बट वहाँ पर क्या होता है, सोल्यूशंस क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, इन सब चीज़ों पे दिमाग लगता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। उसके अलावा क्या है कि जो आपका जो ग्लोबल पैटर्न्स है प्रोडक्शन का, कंजम्पशंस का, वो कई बार अपोजिट डायरेक्शन में भी चले जाता है बिकॉज ऑफ सस्टेनेबल पॉलिसी। बेसिकली क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए कुछ सस्टेनेबल पॉलिसीज़ लगी हुई हैं। उस पॉलिसीज़ को फुलफ़िल करने के चक्कर में कई बार हमारी प्रोडक्शन हमें कम करनी। इन शॉर्ट मान लो कई बार क्या होता है, मैंने आपको जैसे वो एग्जांपल दिया ना, आपको इसे पर्सनल थोड़ा और बेटर क्लियर होगा जो मैं एग्जांपल देने लगी हूँ। ये एक पार्ट था, ए पार्ट था, बी पार्ट था। तो मैंने क्या बोला, इस पर्सन ने ए पार्ट को यूज़ किया, बी पार्ट को छोड़ दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चक्कर में। बट हो सकता है कि ये एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं देखनी है, उस पर्सन को बी की भी ज़रूरत हो, लेकिन वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोचता रहा, इसके चक्कर में वही उसको कुछ सिर्फ एक पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड में के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो फ़ायदा ही क्या हुआ, समझ लो। पहले प्रेजेंट में जी लो, थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचो। इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या होता है, कई बार प्रेजेंट आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है फ्यूचर को सोचते। तो ये उसका एक डिसएडवांटेज भी है। जैसे एक पर्सन था ए और बी लैंड का, उसको लेट्स सपोज मनी चाहिए थी, तो उसने सोचा ए लैंड वो बेचता है, लेकिन ए लैंड से उसको उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितने उसको मनी चुकानी थी। बट उसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोचा, उसने सोचा मैं बी लैंड को अपने पास रखूँगा। तो एट द एंड ऑफ द डे वो पैसे चुका ही नहीं पाया, तो उसका प्रेजेंट ही ख़त्म हो गया, तो फ्यूचर का क्या? ये है अब इसका मतलब। तो जहाँ पर कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं सोचनी थी, वहाँ पे भी उस पर्सन ने दिमाग लगाया कि अगर मैं एक पार्ट छोड़ दूँ और दूसरा रखूँ सो दैट मैं फ्यूचर में यूज़ कर पाऊँ। तो इस जहाँ उसे बेसिकली कॉपरेट कर लेना चाहिए था और दोनों लैंड्स सेल करनी चाहिए थी, वहाँ पर भी उसने एक पार्ट छोड़ा, दूसरा पार्ट रख दिया, बेच दिया। वहाँ पर सोल्यूशन दिमाग लगाया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला दिमाग लगाया, तो उसको फ़ायदा नहीं हुआ। इससे उसका प्रोडक्शन ही कम हो गई। तो जहाँ वो सोच रहा था कि कुछ फ़ायदा होगा, वो नुकसान में चला गया। तो इन शॉर्ट कई बार हम बोलते हैं ना कि एक्सेसिव ब्रेन भी नहीं लगाना होता, ये वही सिचुएशन है। तो जहाँ पर कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला दिमाग लगता है, वहाँ पर थोड़ी चीज़ें ख़राब भी हो जाती हैं। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल से समझा दिया है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, सो माफ़ करना अगर कुछ गलती हो गई हो। सेकंड पॉइंट समझ में आया? आई थिंक ये एग्जाम्पल ने क्लियर कर दिया होगा। ये एग्जाम्पल आपको ये भी सिखा गई कि कई बार इतना दिमाग नहीं लगाना है, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि इतना दिमाग लगाने की वजह से आप गलत, मतलब इन शॉर्ट वो पर्सन चाहता था कि उसका डेप्थ जो है, जो उसका लोन है, वो ख़त्म हो जाए, बट वो ख़त्म नहीं हुआ, उल्टा वो क्राइसिस में चला गया। तो उसकी ही प्रॉब्लम, मतलब जो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में करना चाह रहा था वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया। तो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट। उसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है वो ये कह रहा है कि
अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते करते ना कई बार अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं कि अगर हम ये पार्ट लेट सपोज फ्यूचर के लिए छोड़ते हैं, मे बी इन फ्यूचर उस प्लेस में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए कि हम वहाँ कुछ काम ही ना कर पाए। इट्स एक सिंपल एग्जांपल समझो, एक पर्सन ने पीस ऑफ लैंड खरीदा है कि इस पे मैं इन फ्यूचर कुछ काम करूँगा, बट लेट सपोज ऐसा हुआ कि इन फ्यूचर वो लैंड जो है वो लैंड लेट सपोज डिग्रेड हो गई या उसकी फर्टिलिटी ही लूज़ हो गई, तो क्या, तो ये एक कांस्टेंट अनसर्टेनिटीज़ भी बने रहते हैं। इसको सिंपल समझो, हम गोल्ड खरीद के रखते हैं, गोल्ड के दाम जो है वो आगे पीछे मूव करते रहते हैं ना, तो एक अनसर्टेनिटी होती है। मान लो किसी पर्सन ने गोल्ड खरीदा कि उसको वो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में जब उसको पैसे चाहिए होंगे तो उसको बेच लेगा, तो उसने वो गोल्ड खरीदा लेट सपोज 1 लाख का, लेकिन फ्यूचर में जब वही गोल्ड वो बेचने गया तो हो सकता है वो 2 लाख का भी मिले, पर हो सकता है वही गोल्ड उसके 50K का भी मिले, 50,000 का। सो एक अनसर्टेनिटी बनती है। सो दिस इज़ ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये गोल्ड की एग्जाम्पल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जस्ट दैट वो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग नहीं है। यहाँ पे मैं आपको अगर एक इन्वायरमेंट का एग्जाम्पल दे दूँगी तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। सो या जस्ट अ मिनट, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि हम सस्टेनेबल करते करते ना कुछ ऐसे मेथड्स का यूज़ करते हैं जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बट जब हम इनको यूज़ करते हैं ना तो इनके कहीं ना कहीं लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। लाइक आज के टाइम पे भी यही बोलते हैं ना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करो, क्योंकि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज़ करोगे तो रिन्यू का मतलब ये है कि आप उसको दोबारा यूज़ कर सकते हो, मतलब प्रेजेंट में तो आपने यूज़ करे, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन एनर्जी सोर्सेज के भी बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो तो उसके लिए आपको एक पूरा एरिया लेना पड़ता है, तो वो भी एक ड्रॉबैक होता है। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के डेफिनेटली फ़ायदे हैं, क्योंकि ये आपको हेल्प करता है पॉवर्टी यानी कि गरीबी को मिटाने के लिए, और जो भी सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं उनसे निकालने के लिए, बट देयर आर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिसएडवांटेजेस, जहाँ पर अब आपको थोड़ा मैं क्लैरिटी से बताती हूँ। हमने इसमें पढ़ा क्या, पहला जो पॉइंट पढ़ा वो हमने यहाँ पढ़ा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के चलते चलते कई बार हमें जहाँ कॉपरेशन करने की ज़रूरत है, मतलब कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अप्रोच नहीं लगानी, हम वहाँ पर भी लगा देते हैं, एंड इससे अल्टीमेटली हमें जो हम चाहते हैं उसके हम अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरीके में एक अनसर्टेनिटी है कि ये चीज़ होगी भी या नहीं होगी। उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक बहुत प्यारी एग्जांपल दी है ऑर्गेनिक फार्मिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, लेकिन इन दोनों के भी बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखोगे। पहला पॉइंट ये याद रख लो कंप्लीट कि जहाँ कॉर्पोरेशन चाहिए होती है, अगला पॉइंट याद रखोगे अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, अगला याद रखोगे कांस्टेंट अनसर्टेनिटी, और एक एग्जांपल देके बताओगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स होते हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। अगर आपको लिटरली स्पीकिंग, अगर आपको इसमें कोई ईजी लैंग्वेज के वर्ड्स मिले, यू कैन यूज़ इट, ठीक है। इसमें मेरा खुद समझाते हुए कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिगड़ा है, लिटरली स्पीकिंग। सो या नेक्स्ट हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अब उसमें स्टेप्स क्या इस्तेमाल करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लाने के लिए। तो सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ ऑल अबाउट एनवायरनमेंट को रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसलिए ना हमें कुछ इस तरीके के स्टेप्स को यूज़ करना है जो कि इको फ्रेंडली। अब जैसे हमने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग आई, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ इको फ्रेंडली। तो इस तरीके से अब मैंने आपको एक फर्स्ट पॉइंट की एग्जांपल भी दे दी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अबाउट इको फ्रेंडली चीज़ें, रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करने वाली चीज़ें। तो इसमें हमने एक एग्जांपल ली रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। उसके अलावा जो 3R अप्रोच है विच इज़ रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, उसको अप्लाई करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तीसरी जो है कि जहाँ पर भी आपको लगता है कि भाई वाटर, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करने चाहिए, जस्ट अप्लाई दैट वे। इन शॉर्ट हम बहुत पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ना, बट जहाँ आपको लगता है कि वो यूज़ नहीं करने चाहिए तो वहाँ पे लिमिट करो उनको। उसके अलावा एक बहुत ही ये इंटरेस्टिंग पॉइंट, लिटरली इंटरेस्टिंग है कि क्या बोल रहे हैं
कि जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन एनवायरनमेंट की कम करें। अगर आप पॉपुलेशन एनवायरनमेंट की कम करेंगे तो अल्टीमेटली हमारी अर्थ पे जो बर्डन है इतने ज़्यादा पॉपुलेशन का वो कम होगा। इसलिए तो एक नियम भी चला था ना कि हर घर में 2-2 बच्चे होंगे, तो उससे ज़्यादा नहीं होंगे। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग रिगार्डिंग दिस पॉइंट। उसके अलावा आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं, राइट। क्लीन वाटर को अवेलेबल करवाएं, लोगों को एजुकेट करवाएं, ये 5th पॉइंट है। 6th पॉइंट क्या कहता है कि लोगों को आप बोलो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वही है कि फ्यूचर का भी सोचें, इस तरीके से करें। उसके बाद अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि लोगों को एजुकेट करें, ठीक है, और उन्हें यही है एजुकेशन्स दें। फिर क्या है, अर्बनाइजेशन को डिस्करेज करें और रूरल एरियाज़ में भी जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करें। तो अल्टीमेटली अगर जॉब्स आ गई रूरल एरिया में तो कोई अर्बन एरिया में आएगा ही नहीं ना। अर्बन एरिया में लोग गांव से शहर आते हैं बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। सो इसलिए चीज़ों को गांव में भी लगाएं। तो एक बार दोबारा स्टेप्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। मैं इस बार अब स्क्रीनशॉट ले लो, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, वरना जब मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ स्लाइड दिख रही होती है तब ले लिया करो स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या आप तरीका करो, आप इको फ्रेंडली चीज़ों का इस्तेमाल करें। उसके बाद 3R अप्रोच का यूज़ करें, और जहाँ पर भी फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ रिड्यूस किया जा सकता है करें। ह्यूमन पॉपुलेशन को लिमिट करें और एजुकेट करें लोगों को। फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में समझाएं। फिर अर्बनाइजेशन डिस्करेज करें, कैसे, रूरल एरिया में चीज़ों को प्रोवाइड कर और कॉमन लोगों को भी आप डिसीजन मेकिंग में लाएं। सो दीज वर द स्टेप्स जिससे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। नेक्स्ट होता है, तो हमने 21 मिनट्स लगाए हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ लिया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि इस तरीके से यूज़ करना है कि आपकी प्रेजेंट जनरेशन तो यूज़ कर पाए बट फ्यूचर जनरेशन भी आपके उन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाए। फिर हमने बोला सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपके एनवायरनमेंट को तो फ़ायदा होता है, आपकी सोशल कम्युनिटी और आपकी इकोनॉमी को भी फ़ायदा होता है। तो एडवांटेजेस हमने ये देखे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से फ्यूचर को भी हेल्प मिलती है, प्लस प्रेजेंट में भी आप अच्छे से रह पाते हो। डिसएडवांटेजेस पे देखे कि कई बार जब जहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं होती हम वहाँ पर भी लगाते हैं तो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से एक कॉन्स्टेंट अनसर्टेनिटी भी रहती है, और कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चीज़ों के ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के होते हैं, और मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दी इसमें। फिर इसके हमने स्टेप क्या पढ़े, 3R अप्रोच लगाओ, लोगों को एजुकेट करो, अर्बनाइजेशन को डिस्करेज करो, लिमिट करो ह्यूमन पॉपुलेशन को, लोगों को क्लीन सैनिटाइजेशन प्रोवाइड करो, और इको फ्रेंडली अप्रोचेस हम इस्तेमाल करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिवाइज भी करवा दिया, इससे बेटर और क्या हो सकता है। नेक्स्ट इज़ EIA। ध्यान से समझेगा EIA क्या होता है। सो डायरेक्टली उसकी डेफिनेशन पे आएँ तो EIA, पहले तो मैं उनको समझाती हूँ कि EIA होता क्या है। देखो EIA पता है क्या कहता है, EIA ये कहता है, EIA की फुल फॉर्म होती है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मान लो ये एक पार्ट था, ये एक बिज़नेस कंपनी थी, अब ये बिज़नेस कंपनी इस एनवायरनमेंट के पार्ट में सोच रही है कि कोई लेट्स सपोज अर्बनाइजेशन वाली चीज़ बनाए, मतलब कोई मॉल बनाए, कोई स्कूल बनाए, पर वो ये स्कूल बनाएगी एक ऐसी लैंड का इस्तेमाल कर जो एनवायरनमेंट की है, लेट्स सपोज जिसमें फॉरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर आप यहाँ पर ये वाला प्रपोज़ल रख रहे हो, उस प्रपोज़ल को असेस करना कि उस प्रपोज़ल से हमारे एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, इस चीज़ को हम बोलते हैं EIA। इसको तो सिंपल चीज़ है ना, जैसे आप भी लेट्स सपोज जैसे आपने EVS सब्जेक्ट लिया, ठीक है, तो ये आपका एक थॉट था, लेकिन आपने असेस तो किया कि हम EVS सब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं। अगर आप बायोलॉजी के बच्चे हो तो हम EVS सब्जेक्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये हमारे बायो के साथ रिलेट कर सकती है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हो तो भी हम EVS सब्जेक्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये एनवायरनमेंट के ये रिलेट कर सकते हैं, या किसी बच्चे को ये ईजी लगती है तो उसने ले ली। यही कुछ रीजंस होते हैं EVS सब्जेक्ट लेने का। तो आपने वो उसके इम्पैक्ट पढ़े कि EVS लूँगा या लूँगी तो उससे ये फ़ायदे हो सकते हैं मुझे। तो ये असेस करना किसी चीज़ को एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, दैट इज़ EIA। बेटरली समझ में आएगा जब हम एक डेफिनेशन को कवर करेंगे। सो EIA इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग लाइक द लाइकली environmental impact of a proposal and identifying options to minimize environmental damage. The main purpose of EIA is to inform decision makers of the likely impacts of the proposal before a decision is made.
सो इन शॉर्ट EIA क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम असेस कर सकते हैं, यानी कि हम चेक कर सकते हैं कि अगर हमने ये प्रपोज़ल को लगाया तो इस प्रपोज़ल से हमारे इन्वायरमेंट पे क्या फ़ायदे होंगे और क्या क्या नुकसान होंगे। समझ रहे हो? सो EIA का मेन पर्पस ये होता है कि अगर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, बिजनेस कम्युनिटी चाहती है ये वाला काम करना, तो वो पहले एक एजेंसी से डिस्कस करेगी जो कि EIA की एजेंसी है, और अगर उस एजेंसी ने बोला कि हाँ आप ये अपना प्रपोज़ल इस तरीके से ले सकते हो और उसको असेस कर, तो वो काम वहाँ कर पाएगी। जैसे आप सोचते हो कि आप गोल्ड खरीदोगे लेट्स सपोज, तो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो पूरा असेस करना। दिस असेसमेंट, जब हम यही असेसमेंट हमारे इन्वायरमेंट के टर्म्स में करें ना, कि ये हमारी फॉरेस्टेड एरिया है, यहाँ पे हम काट कर लेट्स सपोज कोई स्कूल खोल रहे हैं, तो उससे हमारे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होगा और इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा होगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज EIA। ठीक है, तो अब ये चीज़ आप एक डिसीजन मेकिंग कम्युनिटी के पास लेके जाते हो, जो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो EIA क्या है? EIA एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई, मतलब जिसके थ्रू जो आपका प्रपोज़ल है, उस प्रपोज़ल को इनिशिएट करने से पहले जो आप असेसमेंट करते हो ऑन द एनवायरनमेंट, कि भाई ये प्रपोज़ल अगर मैंने चलाया उससे मेरे एनवायरनमेंट को ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज EIA। जैसे मैंने EVS का यूट्यूब चैनल खोला, तो मैंने पहले कुछ तो असेस किया होगा ना, कि अगर मैंने ये EVS का चैनल रखा तो उससे ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, या जो भी है। सो वो असेसमेंट किसी भी प्रपोज़ल से पहले, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज EIA। आप कोई स्ट्रीम चूज़ करते हो, तो उस स्ट्रीम को चूज़ करने से पहले एक प्रॉपर आप प्रोसेस के थ्रू जाते हो ना, कि इस स्ट्रीम के ये फ़ायदे, इस स्ट्रीम के ये फ़ायदे नहीं हैं, तो वो है आपका EIA। तो ऐसे ही अगर आप इन्वायरमेंट में कुछ कर रहे हो, कोई प्रपोज़ल आपने इनिशिएट किया कि हम ये काम करेंगे, उस काम से आपके इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो EIA है। ठीक है, सो सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA is defined as a process of identifying, predicting, evaluating and mitigating the biophysical, social and other relevant effects of the developmental proposal prior to major decision making being taken and the commencement phase। मतलब कि EIA जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप, इस EIA एक असेसमेंट है जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हो, लेट्स मी मार्क, आइडेंटिफाई करते हो, प्रिडिक्ट करते हो और इवैल्यूएट करते हो कि अगर मैंने ये चीज़ करी तो उस चीज़ का से ये होगा, उस चीज़ से ये होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन ने बोला उसको EVS सब्जेक्ट लेना है, तो EVS सब्जेक्ट लेने के से उसको ये चीज़ें करने पड़ेंगी, ये चीज़ें करने पड़ेंगी, ये चीज़ें करने पड़ेंगी। कोई भी चीज़ हम ऐसे नहीं कर लेते ना, उससे पहले हम एक सोचते हैं। मान लो मेरे पास एक पर्सन आया, वो बोल रहा है कि यार मुझसे ना मैम और दी, मुझसे ना ये वाली चीज़ नहीं हो पा रही है, तो मैं पहले असेस करूँगी ना कि वो ये काम क्यों नहीं कर पा रहा। लेट्स सपोज मैं उसको, वो मुझे बोल रहा है कि उससे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे, तो मैं उससे पूछूंगी, एक असेसमेंट करूँगी ना कि तुझसे मैथ्स के क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहे। देयर कुड बी रीजन्स कि पढ़ा नहीं है, आता नहीं है, या समझ ही नहीं आ रहा है। तो वो समझना, वो आइडेंटिफाई करना और उसके बेसिस पे कोई प्रेडिक्शन बनाना, दैट इज़ व्हाट सिंपली EIA इज़। सो EIA सिंपल टर्म्स में एक असेसमेंट है जिसके थ्रू आप ये जान सकते हो कि अगर आपने ये काम आपके इन्वायरमेंट में किया तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर होना चाहिए। बाकी आई विल ट्राई, मैं इस EIA के टॉपिक की शॉर्ट्स भी डालूँ, मैंने एक शॉर्ट डाली है, बट वो शॉर्ट थोड़ी आगे के स्टेप्स, वो इसके स्टेप्स की है कि EIA आप करते कैसे हो, आप किसी चीज़ को असेस कैसे करते हो, वो उसकी शॉर्ट है, वो भी हम पढ़ेंगे इसमें। बट मैं कोशिश करूँगी कि EIA क्या होता है, मैं उसकी भी शॉर्ट्स अपलोड कर दूँ। ठीक है ना, EIA के प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो EIA के अंदर हमने किया क्या, हमने अगर कोई प्रपोजल किया, हमने बोला कि इस प्रपोजल के हमारे इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, वो असेस करना, दैट इज़ EIA ना। तो EIA का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वायरमेंट को चेक करना। सो जो फर्स्ट स्टेप पॉइंट लिखा हुआ है, तो डिज़ाइन द प्रपोजल इन एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनर, तो EIA यही तो है। प्लस EIA के थ्रू हम जो रिसोर्सेज हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और EIA के थ्रू ऐसा नहीं है हम इन्वायरमेंट, ये हमने प्रोजेक्ट करा, उस प्रोजेक्ट के हमारे इन्वायरमेंट में क्या फ़ायदे हैं, उस प्रोजेक्ट के क्या नुकसान है, वो भी जानते हैं। तो EIA इज़ नॉट अबाउट पॉजिटिव थिंग, इट इज़ ऑल्सो
अबाउट नेगेटिव थिंग्स, EIA ऑल्सो टेल्स द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग। आप टॉपिक समझ लो, फिर पॉइंट्स आप चाहे कहीं से भी लिख पाओगे, पर टॉपिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। लाइक ये डेफिनेशन लिटरली थोड़ी डिफिकल्ट है, तो आपने EIA का मतलब समझ लिया ना, तो आप खुद से भी डेफिनेशन बना सकते हो। आप ऐसे बना सकते हो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ द प्रोसेस इन विच while initiating a proposal we go through certain steps which tells us the impact of this project on our environment। मतलब EIA एक ऐसा प्रोसेस है जो हम अप्लाई करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के इनिशिएशन से पहले, जिसके अंदर हम उस प्रोजेक्ट के हमारे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं क्या नहीं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो EIA का ऑब्जेक्टिव है इन्वायरमेंट के बारे में जानना, उसमें रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना, प्लस नेगेटिव इम्पैक्ट्स को भी बताना, ठीक है। तो EIA की मदद से कहीं ना कहीं अगर हम मान लो आपने कोई सब्जेक्ट चूज़ किया, उस सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले आपने इसके रिगार्डिंग असेसमेंट ही नहीं करी कि ये सब्जेक्ट कैसा है क्या नहीं है, तो आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो। लेकिन कई बार आप रिसर्च कर लोगे तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। तो EIA से अगर आपने पहले ही रिसर्च कर ली तो वो जो पोटेंशियल लॉस हो सकता था ना, वो लॉस होने से बच सकते हैं, ठीक है। तो EIA आपके कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बहुत अच्छा कर देता है। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है EIA के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी प्रोजेक्ट से अगर आपके इन्वायरमेंट को डैमेज होता तो वो लॉन्ग टर्म डैमेज होता, तो वो लॉन्ग टर्म डैमेज बच गया। उसके अलावा सोशल एस्पेक्ट में भी ये बहुत सही रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रोजेक्ट लाना था। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ये था, स्कूल इनिशिएट करना था, तो स्कूल इनिशिएट करने से तो कम्युनिटी ही डेवलप होगी ना, तो वो एक सोशल इफ़ेक्ट से भी बहुत अच्छा रहा। और अगर आपने स्कूल को लाया तो स्कूल को बनाने से लोग पढ़ेंगे, उनको फ़ायदा होगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, ठीक है। सो दिस वर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। तो बेसिकली आपने स्कूल लाया, स्कूल आपने बनाया, तो उस स्कूल बनाने से हमारे इन्वायरमेंट को क्या फ़ायदा होगा, वो फ़ायदे क्या है, सोशल कम्युनिटी अच्छी होगी, लोग एजुकेट होंगे, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी ठीक रहेगा। तो ये भी EIA के अंदर ही आता है। तो आप अपने आसपास कोई बिल्डिंग देखते हो, वैसे नहीं बन जाती। उस बिल्डिंग को बनने से पहले बहुत दिमाग लगता है कि इस बिल्डिंग को बनाने से हमारे इन्वायरमेंट में क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा। आई होप आपको इतना तो पता हो कि इन्वायरमेंट जो है इट इज़ नॉट ओनली अबाउट ट्रीज़ एंड ऑल, इट इज़ इन्वायरमेंट का मतलब सोशल कम्युनिटी भी होती है, फिजिकल कम्युनिटी भी होती है, समझ रहे हो। तो सिर्फ ये नहीं देखोगे कि इस इन्वायरमेंट से, भले ही आप स्कूल बना रहे हो, स्कूल के लिए आपने फॉरेस्टेड लैंड काटी, इन्वायरमेंट को नुकसान किया, लेकिन उस स्कूल बनाने से बहुत सारी सोशल कम्युनिटी को हेल्प मिलेगी। सो ये एक स्कूल बनाना वहाँ पर एक पॉजिटिव साइड भी है, ठीक है, क्योंकि आपके इन्वायरमेंट में भले ही नुकसान हो रहा है लेकिन फ़ायदा भी हो रहा है। फ़ायदा कैसे, लोग एजुकेट हो रहे हैं, और नुकसान कैसे, ऑफकोर्स लैंड वाला पार्ट जा रहे हैं। सो आई थिंक अब EIA क्या होता है समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगला है की स्टेप्स क्या होते हैं EIA में। तो EIA के की स्टेप में पहला जो की स्टेप होता है दैट इज़ कि आपने ऑफकोर्स, ये पॉइंट आई थिंक अब समझ में आ जाएगा कि मान लो वही बात है जो मैंने कंपनी की एग्जांपल इतनी देर से दे रही थी। तो सबसे पहले तो आपका प्रोजेक्ट क्या है उसकी डेफिनेशन दो। आपने क्या बोला कि इस फॉरेस्टेड एरिया पे मुझे अपना स्कूल बनाना है, तो आपने वो एक डिफ़ाइन किया कि आपको करना क्या है, स्कूल बनाने से फ़ायदा क्या होगा, उसकी आपने यूज़फुलनेस को समझा, और फिर EIA देखा उसका, ठीक है। EIA क्लियर होना चाहिए। लेट्स सपोज आपने वहाँ पे कुछ काम बना रहे हो लेकिन उसके मैक्सिमम नुकसान हो रहे हैं और बस एक दो फ़ायदे हो रहे हैं, तो आपको इजाज़त नहीं मिलती। परमिशन तभी मिलती है अगर सिस्टम बराबर का हो, ठीक है। तो वो स्टेप आता है स्क्रीनिंग का, जिसमें आपको परमिशन चाहिए होती है कि यहाँ पे हम कर लें या नहीं करें। तो उसके लिए EIA एजेंसी होती है, इसके लिए बाकायदा एजेंसी बनाई जाती है जो देखती है कि इस प्रोजेक्ट को क्या करना है, क्या इस प्रोजेक्ट में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है या इस प्रोजेक्ट को प्लान जैसा है वैसे ही चलने दो। तो वो ये चीज़ें देखती है। तो ऐसा नहीं है मैंने मन किया तो कहीं पर भी कुछ कर लिया। उसके लिए बाकायदा EIA एजेंसी होनी चाहिए जो देखेगी इस प्रोजेक्ट के ये फ़ायदे हो सकते हैं, ये नुकसान हो सकते हैं, तो क्या ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना चाहिए, और एग्जीक्यूट क्या ऐसे ही करना चाहिए जैसे प्लानिंग है या नहीं। अगला प्रोसेस आता है स्कोपिंग। स्कोपिंग में क्या होता है कि जो आपने प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन किया, स्क्रीन किया, उसमें थोड़ा और अच्छे से स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने यहाँ पर ये चीज़ करी तो उससे मेजर कंसर्न क्या होगा,
जैसे हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिटेल स्टडी करी जब हमने उसका डिसएडवांटेजेस पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़ा, स्टेप्स पढ़ा। सो वो होता है आपका स्कोपिंग, जिसमें आप उस पर्टिकुलर मतलब स्कोपिंग भी इनिशियल स्टेजेस में ही की जाती है बिफोर द प्रोसेस हैज़ बीन स्टार्टेड। तो डिटेल तरीके से आपने समझा। अगला स्टेप होता है जस्ट अ मिनट या अगला स्टेप होता है एजेंसीज। उसमें क्या होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स कंसर्न विद द प्रोजेक्ट आर कंसल्टेड। मतलब जो भी उस प्रोजेक्ट के साथ आपके पब्लिक कंसर्न्ड है, उसको आप मतलब मान लो आपने बोला कि ये लैंड है, इस लैंड पे अपने स्कूल बनाना है, तो लेट्स सपोज इस लैंड के आसपास कुछ पब्लिक रहती है, तो आप उस पब्लिक को भी कंसर्न करोगे। सो दिस प्रोसेस कम्स इन एजेंसीज। ये थोड़ा सा रट्टाफाई टॉपिक है कि स्क्रीनिंग में क्या आता है, आपको लर्न करना पड़ेगा। अगला प्रोसेस होता है बेस लाइन डेटा कलेक्शन। बेस लाइन डेटा कलेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इसका सिंपल मतलब होता है कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट बनाया, इससे आपके इन्वायरमेंट में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। दैट इज़ बेस लाइन डेटा कलेक्शन। लेट मी डू दिस। अगला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इम्पैक्ट केयर फॉर एवेल्यूशन। सिंपल समझाऊँ तो आइडेंटिफिकेशन एंड इम्पैक्ट केयर एवोल्यूशन का मतलब है कि टेक्निकल स्टेप है ये थोड़ा, कि इस पर्टिकुलर चीज़ से हमारे इन्वायरमेंट को वही सेम चीज़ बेस लाइन डेटा कलेक्शन की तरह क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। फिर ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन। ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन का क्या मतलब हो गया कि इस पर्टिकुलर स्टेप, जस्ट अ मिनट थोड़ा सा या ये वाला स्टेप पे हूँ मैं, ऑल्टरनेटिव वाले स्टेप पे। ऑल्टरनेटिव वाले स्टेप में क्या है कि ये आपने प्रोजेक्ट करना है, इसको लीगली भी मैंडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इस चीज़ को देने पड़ेगी, और आपको पता होना चाहिए इस प्रोजेक्ट का क्या सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट है, क्या प्रॉफिबिलिटी है, और जो इसके एडवर्स इम्पैक्ट हो सकते हैं आपको उसको टेम्परली ही मिनिमाइज़ करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक जगह पे स्कूल बना रहे हो फॉरेस्टेड लैंड को काट कर, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्टेड लैंड को जब आप काटोगे तो फॉरेस्टेड लैंड से नुकसान तो होगा। उस फॉरेस्टेड लैंड से जो नुकसान, उस फॉरेस्टेड लैंड को जो काट के नुकसान हो सकता है, उस नुकसान को स्टडी करना आपका आता है ऑल्टरनेटिव इवैल्यूएशन क्राइटेरिया में। अगला स्टेप होता है मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट प्लान इज सिंपली कि जो एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपको इस पर्टिकुलर चीज़ से होंगे, मतलब देखो कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए एक अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज अच्छी मैनेजमेंट होगी, फॉर एग्जांपल घर पे शादी है और लोग ही नहीं है मैनेज करने के लिए अलग अलग चीज़ों को, डेकोरेशन के लिए मैनेजमेंट के लिए कोई नहीं है। आजकल तो शादियों में मैनेजर लगाते हैं जो हर एक काम की मतलब फॉर एग्जांपल डेकोरेशन वाले को भी वो संभाल रहे हैं, मतलब एक मैनेजमेंट होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ ईआई रिपोर्ट। तो आपने प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन कर लिया, स्क्रीन कर लिया, स्कोप कर लिया, एजेंसी से डिस्कस करा, आपने उसके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स देख लिए। अब आपने ये सब चीज़ें करने के बाद एक फॉर्मल तरीके से ईआईए रिपोर्ट को पब्लिश करवाना है, और फिर आपने एक फॉर्मल अप्रूवल लेना है, एंड देन फाइनली लास्ट स्टेप मॉनिटर करो। स्कूल बन रहा है तो बनते हुए देखो कहीं गलती ना हो जाए, कुछ चीज़ें ना हो जाए। तो ये तो स्टेप्स थे स्कूल बनने से पहले, और ये स्टेप है कि स्कूल जब बन रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग। मैं स्कूल क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मैंने वही एग्जाम्पल स्टार्टिंग से पकड़ी है। सो थोड़ा गंदा टॉपिक है, मैं जानती हूँ, बट मैं बोल रही हूँ ना, इसको थोड़ा लर्न करना है, ठीक है। इसको लर्न ही करना है। मैं लिटरली आपकी जगह थी 2025 में, जब मैं बहुत परेशान हो रही थी इस टॉपिक को पढ़ने वक्त। सच कहूँ तो मैं ये चैप्टर पढ़ के ही नहीं गई थी अपने बोर्ड्स के लिए, बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई थी। तो और मुझे कोई हेल्प नहीं मिल पाई यूट्यूब पे कि मैं समझ पाऊँ इस चैप्टर को कहीं से भी। तो मैंने अपने टाइम पे चैप्टर लिटरली नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए मैंने अभी पढ़ा दोबारा, सो दैट मैं इस पर वीडियो बना पाऊँ। तो ट्राई ज़रूर किया है, बट डेफिनेटली कमियाँ रहेंगी आई थिंक इस वीडियो में, बिकॉज ईआईए जो है इट इज़ आउट ऑफ माई सब्जेक्ट आई गेस। जो लाइक आई एम ऑफ मेडिकल ना, सो ईआईए है ही नहीं हमारे मेन सब्जेक्ट्स में भी, तो मैंने कभी नहीं पढ़ा है। तो मुझे थोड़ा पता लग रहा है कि शायद इस ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट के साथ रिलेट करें तो वो बच्चे। सो आई वुड जस्ट से इसमें आप कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना कि ईआईए क्या होता है, और स्टेप्स को ऐसे ऊपर ऊपर से ध्यान रख लेना, ठीक है। सो इट्स लर्निंग एंड आई एम सो सॉरी मैं वैसा डिलीवर नहीं कर पा रही हूँ जैसा मैं
करती हूँ, एक मेरी इनर सेटिस्फिकेशन भी होती है, बट EIA में नहीं है वो मेरी इनर सेटिस्फिकेशन, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। नाउ स्कोप ऑफ EIA को समझते हैं। स्कोप ऑफ EIA में 3 तरीके के स्कोप हो सकते हैं, टेक्निकल लेवल पे, स्पेटियल लेवल पे, टेम्पोरल लेवल पे। टेम्पोरल से सिंपल टाइम पीरियड, T फॉर टेम्पोरल, T फॉर टाइम पीरियड, मतलब कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट किया, इस प्रोजेक्ट से क्या फ़ायदा रहेगा। आप एक मतलब हो सकता है ना, आपने स्कूल बनाया तो इस स्कूल से एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा कि अगर ये स्कूल बड़ा फेमस हो गया तो चला रहा, तो लोगों को बच्चे पढ़ते रहेंगे, एजुकेट होंगे, मतलब आपने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया, उस प्रोजेक्ट का टाइम पीरियड के बेसिस पे आप देखते हो उसके फ़ायदे या नुकसान। सो टेम्पोरल इफेक्ट इज़ ऑल अबाउट टाइम पीरियड, कि इस पर्टिकुलर चीज़ के शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स कितने रहेंगे, मीडियम कितने रहेंगे, लॉन्ग टर्म कितने रहेंगे। शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने, लॉन्ग टर्म मतलब ऑलमोस्ट पूरे ही लाइफ भर, और मीडियम मतलब 5 ईयर्स तक। तो इस प्रोजेक्ट के टेम्पोरल बेसिस पे क्या इफेक्ट हो सकते हैं। अब देखो ना, जैसे शॉर्ट टर्म में ये भी हो सकता है कि लोग इनिशियली स्कूल में नहीं आए, तो 1 साल तो आपको इस, जैसे मेरा चैनल है, अभी मैं अगर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखूँ तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा कि अगर ये चैनल रिकॉग्नाइज हुआ, मतलब तो लोग, बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी, EVS के बच्चों को, है ना। लेकिन शॉर्ट टर्म इफेक्ट मैं ये भी देख रही हूँ कि ये चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है, तो वो नुकसान भी है। सो वो एक किसी चीज़ का आप टाइम पीरियड के बेसिस पे जजमेंट देते हो ना, दैट कम्स इन टेम्पोरल स्कोप ऑफ EIA। जैसे मैं अपने चैनल के रिगार्डिंग टेम्पोरल स्कोप देते रहती हूँ कि 1 महीने पहले मेरा चैनल कैसा था, 2 महीने पहले चैनल कैसा था। इट्स ऑलमोस्ट आई गेस 5 मंथ्स मेरे चैनल को खोले हुए, तो उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं। सो दैट्स व्हाट इट इज़। नेक्स्ट है स्पेटियल। स्पेटियल का मतलब है कि आप जिस एरिया पे कर रहे हो उस एरिया की चीज़ों को ध्यान रखना। सो स्पेटियल इज समवेयर रिगार्डिंग योर जियोग्राफिकल स्कोप, कि ये इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट पे आपने लेट्स सपोज स्कूल खोला, तो इस इन्वायरमेंट पे क्या नुकसान वगैरह रहेंगे, दैट इज स्पेटियल। नाउ टेक्निकल लेवल के अंदर बहुत ज़्यादा पॉइंट आते हैं। टेक्निकल लेवल इज़ समथिंग जिसमें आता है लैंडस्केप एंड एस्थेटिक। इसका क्या मतलब है कि आप इस एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन करने के बाद इस एरिया का जो लैंडस्केप है उस लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगला होता है सोशियो इकोनॉमिक फीचर। सोशियो इकोनॉमिक फीचर क्या हो गया कि आपने इस एरिया पे स्कूल कंस्ट्रक्ट किया, तो इस कंस्ट्रक्शन के टाइम पर क्या क्या परेशानी हो सकती है वहाँ की सोसाइटी को, और आपके कितने पैसे लगेंगे वो इकोनॉमिकली। फिर ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट के, अगर आपने लेट्स सपोज इस एरिया में कुछ काम किया तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वगैरह। फिर यहाँ का कल्चर कैसा है उस हिसाब से भी होना चाहिए ना। लाइक कुछ स्कूल्स होते हैं ना, जैसे कि जो सिर्फ क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं, सो वो कल्चरल स्कूल्स होंगे ना। फिर इस एरिया में एयर क्वालिटी कैसी है, फिर नॉइज़ वगैरह का क्या सिस्टम है, फिर यहाँ पे इकोलॉजी का क्या सीन है, मतलब यहाँ पर नेचर कैसी है इस एरिया की, क्या यहाँ पर हैबिटेट लॉस होता रहता है, क्या यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन वाले सिस्टम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल बना दिया, स्कूल से पहले लैंड को भी अच्छे से जानना पड़ता है। ठीक है, लैंड को जानना इज़ स्पेटियल, पर मान लो उस लैंड के आसपास क्या है वो सब चीज़ें जानना इज़ टेक्निकल लेवल। फिर उसकी जियोलॉजी को समझना, उसमें ग्राउंड वाटर कंडीशंस कैसे हैं वो सब चीज़ें समझना। तो आई थिंक स्कोप क्लियर हुआ है। स्कोप में सबसे पहले क्या करना होता है, एक स्कोप होता है आपका टेम्पोरल स्कोप, कि इस पर्टिकुलर चीज़ के टाइम पीरियड के हिसाब से क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। फिर स्पेटियल, कि इस लैंड का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। फिर टेक्निकल, विच सेज कि इस लैंड के आसपास की जो चीज़ें हैं। टेक्निकल इज़ लाइक नेबर्स, तो इस लैंड के नेबर्स क्या हैं। स्पेटियल इज़ जस्ट यू योर सेल्फ, और टेक्निकल इज़ उस चीज़ के आसपास की सराउंडिंग्स। तो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर चीज़ करने से पहले उसका एनवायरनमेंट पे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, वो चीज़ देख रहे हो, मतलब प्रॉपर्ली असेस कर रहे हो, तो उस, और आपने अच्छे से असेस किया है, तो गुड EIA के फ़ायदे क्या होते हैं। तो बहुत कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, वो तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि EIA अच्छा होगा तो अल्टीमेटली अच्छे तरीके से सब चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। बट तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए, EIA ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब कोई गद्दारी नहीं हो, अच्छे से अकाउंटेबल हो। अकाउंटेबल मतलब कि अप्रोचेबल हो। फिर कॉस्ट इफेक्टिव, कि स्कूल बनाना है तो कॉस्टफुली हो जाए और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो वहाँ स्कूल बनाना। ऐसा नहीं है आप बोल रहे हो कुछ भी। ठीक है, और नेचर वाइज भी ठीक रहना चाहिए, रिलायबल है और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बहुत बार PYQ में आया है ना। EIA एज अ प्लानिंग टूल एंड
डिसीजन मेकिंग इम्पैक्ट। सो EI इज़ अ प्रोसेस विद सेवरल इंपॉर्टेंट पर्पसेस, ठीक है। ये एक एड है आपके डिसीजन मेकिंग पे। उसके अलावा जो भी डिसीजन मेकर्स है, जैसे कि मान लो कोई लोकल अथॉरिटी है, वो EI के दौरान एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करनी चाहिए, ठीक है। और अच्छा, एक डेफिनेशन है यहाँ पे, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, एक EIS है और एक EIA है, तो दोनों भी कन्फ्यूज्ड। मतलब EIA के दौरान हमें प्रॉपरली प्लान करना चाहिए कि इस चीज़ से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो EIA के काफ़ी अच्छे स्कोप हैं, ठीक है। आपको इसमें कॉस्ट वगैरह सब ध्यान रखनी होती है। EIA के प्रोसेस के काफ़ी पोटेंशियल्स होते हैं, जिसको हमें कहीं ना कहीं नेगोशिएट करना चाहिए, क्योंकि EIA की वजह से ही हम बेटर तरीके से अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपने कोई आपने प्रोजेक्ट सोचा और उसमें आपने EIA का ही ध्यान नहीं दिया, मतलब उस प्रोजेक्ट से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो फ़ायदा नहीं है कुछ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट EIA के। मैं कुछ PYQ ले आती हूँ जो मैंने इसमें लाए थे। EIA के PYQ लाए हैं मैंने, यस मैंने ये लाए हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके PYQ देखते हैं हम ज़रा। सबसे पहले तो ये PYQ में कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 पिलर्स के, मुझे यूनिक सा क्वेश्चन लगा तो मैं ले आई। तो ये 3 पिलर्स मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं। डायग्राम थी ना मेरी, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। ये जो डायग्राम्स थी ना, ये इसके 3 पिलर्स हैं। सो दीस आर द, रुक जाओ थोड़ा साफ करने दो मुझे। सो दीस, ये तो इधर लिख रही थी ना मैं, दीज आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। की इन्वायरमेंट को भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका इन्वायरमेंट ठीक रहता है, आपकी सोशल कम्युनिटी ठीक रहती है, आपकी इकोनॉमी ठीक रहती है। अब देखो EIA में जिसको कन्फ्यूजन रही कि मैंने सही पढ़ाया नहीं, अभी मैं PYQs दिखाने लगी हूँ आपको, ठीक है। इस टॉपिक के PYQ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करवाना, बिकॉज ये चैप्टर ही ऐसा है, ठीक है। तो देखो ये मैंने कवर करवा दिया। उसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय EI एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, पेपर में बस यहीं तक आता है। और मैंने बोला ना, स्क्रीनिंग स्कोपिंग का कुछ कुछ पॉइंट है, वो मैं दिखाती हूँ। तो EIA क्या है? EIA एक ऐसा प्रोसेस है जिसे इवेलुएट कर सकते हो लाइकली इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ए प्रपोज ऑब्जेक्ट और फर्दर चीज़ें। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि EIA एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट में क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, वो जान सकते हो। EIA की इम्पोर्टेंस क्यों होनी चाहिए? सबसे पहले बात तो ये एक इतना अच्छा मेथड है जिससे हम अगर हमने एक EIA को मद्देनज़र रखा अपने प्रोजेक्ट के टाइम पे, तो उससे क्या होगा, जो हमारे उस प्रोजेक्ट से नुकसान हो सकता था हम उसको बचा सकते हैं। उसके अलावा EIA जो है वो कहीं ना कहीं कई सारी, देखो कहते हैं ना, प्रॉपर रणभूमि से खेलने से पहले मन भूमि में खेलना पड़ता है। मतलब प्रैक्टिकल, जैसे समझो आप EVS का एग्ज़ाम देने जाओगे अपने बोर्ड्स के टाइम पे, पर उससे पहले कई बार आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। उससे क्या होगा, जो आपकी मेन एग्ज़ाम में गलतियाँ हो सकती थी वो नहीं होंगी। सो वही चीज़ है कि अगर आपने EIA किया तो जो गलतियाँ हो सकती थी वो, मतलब EIA क्या है, एक प्रैक्टिस है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोजेक्ट। तो बिफोर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्रोजेक्ट जो जो प्रॉब्लम आप देख सकते थे उसकी, वो आप पहले ही देख लोगे जब आप उसको इमेजिन कर कर एनालाइज करोगे, ठीक है। फिर ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बताता है और ये इन्वायरमेंट में सेफ है। इसके प्रोसेस क्या होते हैं? स्कोपिंग, कि आप देखो अगर आप ये चीज़ करोगे इससे क्या फ़ायदे रह सकते हैं, क्या नुकसान। फिर स्क्रीनिंग की, मतलब जिसमें EIA कमेटी होती है, चेक करती है करना है या नहीं करना है। फिर हाँ, ये वो स्टेप है कि इस, देखो अब इन्होंने कोई सीक्वेंस नहीं रखी, चल सकता है आप विदाउट सीक्वेंस भी कर सकते हो। तो EI के दौरान कहीं ना कहीं आप उस प्रपोज एक्शन के इन्वायरमेंट में क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं वो सब जान सकते हो। और इशूइंग एनवायरमेंटल स्टेटमेंट, इट इज़ रिपोर्ट द फाइंडिंग्स ऑफ द EI, बेसिकली कि EI के दौरान कोई नुकसान है या क्या, वो सब बता सकते हो। तो देखो थोड़ा स्टेप्स हो सकता है आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, स्टेप्स बहुत डिफिकल्ट हैं EI के, मैं खुद ही बोलती हूँ, इसलिए जो मैंने वो पेजेस में लिख के बताया ना वो ध्यान रखो और देखो उन्होंने भी कोई सीक्वेंस फॉलो ही नहीं की है, ठीक है। सो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ EI के बहुत ज़्यादा स्कोप हो सकते हैं। सबसे पहले बात तो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकते हैं, कल्चरल बेनिफिट हो सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया ना 3 स्कोप, स्पेटियल, टेक्निकल, टेम्पोरल। इसमें तो मैंने कोई गलती नहीं की है। मैं एक जगह बोल सकती हूँ शायद आज मैं चूक गई हूँ, दैट इज़ की एलिमेंट्स। उसके अलावा मैंने गलती नहीं की। की एलिमेंट्स एक्चुअल में डिफ़िकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर एक्ट। अब देखो वाटर एक्ट को मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस के थ्रू कवर करवाऊँगी आपके, क्योंकि थ्योरी इसकी अच्छी नहीं है विशाल की बुक पे। सो
आई विल गो थ्रू क्वेश्चंस ओनली। सो पहले समझते हैं वाटर एक्ट होता क्या है। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको उसी फर्स्ट स्टेटमेंट से मिल जाएगा कि ये वाटर एक्ट आया कब है, 1974 में आया है। ये एक ऐसा एक्ट है जो हमें बताता है बेसिकली इट्स ऑल अबाउट हाउ वी कैन कंट्रोल और हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर वाटर पोल्यूशन। दैट इज़ व्हाट द वाटर एक्ट इज। सो इस एक्ट को आप ऐसे डिफाइन करोगे कि provides for the prevention and the control of water pollution and the maintenance or the restoration for the wholesomeness of the water body. In short, एक ऐसा एक्ट जिसमें हम वाटर के रिगार्डिंग असेस करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। आई मीन पानी की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे इसमें बताते हैं। अगर कहीं पे पोल्यूशन हो गया है, कोई वाटर बॉडी गंदी हो गई है, तो उसको उस गंदगी से रिस्टोर कैसे करेंगे, दैट इज़ वाटर एक्ट। अब सिंपली यहाँ पर दो एक्ट हैं, वाटर एक्ट, एयर एक्ट। एयर पोल्यूशन एक्ट पढ़ो। एयर पोल्यूशन एक्ट का लिखा नहीं है क्या मैंने यहाँ पे कहीं पे भी? ये देखो, एयर पोल्यूशन एक्ट पढ़ो। एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया था। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन एक्ट क्या आएगा, व्हाट इज़ एयर पोल्यूशन एक्ट? तो एयर पोल्यूशन इज दैट एक्ट विच प्रोवाइड्स अस द प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड द अबेटमेंट ऑफ द एयर पोल्यूशन। सो एयर एक्ट जो है वो एक ऐसा एक्ट है जिसके थ्रू हम एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो भी एक्ट है ना, आपको मैं इसकी एक फनीस्ट स्टेटमेंट बोलूँ, आपकी डेफिनेशन खुद बन जाएगी। बस इसमें ये देखो, सिलेबस के बीच में डेफिनेशन है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। इनके नाम में ही आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये दोनों एक्ट ऐसे हैं। वाटर एक्ट जो है वो हमें पानी की प्रिवेंशन और पानी के जो द्वारा पोल्यूशन है उसके कंट्रोलेशन के बारे में बताता है। और एयर पोल्यूशन एक्ट ऐसा है जो हमें एयर की प्रिवेंशन करनी चाहिए हमें, और उससे जो पोल्यूशन है उसके कंट्रोल के बारे में डिस्कस करवाता है। तो दो वर्ड्स याद रखोगे, आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। सो व्हाट इज़ वाटर एक्ट? वाटर एक्ट इज़ द एक्ट विच टेल्स अस अबाउट द प्रिवेंशन and the control of water pollution. And what is Air Act? Air Act is the act which tells us about the prevention of air and the control of its pollution. Simple as that. तो इनके नाम से ही भाई डेफिनेशन निकाल ली मैंने, नाम से ही डेफिनेशन निकाल ली। ठीक है, चलो आओ अब वाटर एक्ट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। तो ये तो वही था। तो वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम्स को हम टैकल कैसे कर सकते हैं अब वो समझते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इस हमारे पानी को साफ़ रखने के लिए, हमारे एयर को साफ़ रखने के लिए हमने दो बॉडीज़ बनाई होती है। एक बॉडी होती है जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है और एक बॉडी होती है जो स्टेट लेवल पे काम करती है। जो सेंट्रल लेवल पे एक्ट करती है वो सेंट्रल लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, जिसको हम बोलते हैं, अब देखो ये चीज़ें शायद मैं लिख कर नहीं लाई हूँ, CPCB। और जो हमारे स्टेट लेवल पे काम करती है उसको हम बोलते हैं SPCB। ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म्स भी आती हैं ये, इसलिए तो एक हमारे पास होती है CPCB, एक हमारे पास होती है SPCB। C स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, S स्टैंड्स फॉर स्टेट, P स्टैंड्स फॉर पोल्यूशन, C स्टैंड्स फॉर कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट लेवल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये दोनों हमारे पास बॉडीज़ होती हैं जो वाटर एक्ट को एग्जीक्यूट करवाती हैं और हमारे एयर एक्ट को एग्जीक्यूट करवाती हैं। ठीक है, अब देखो, जो भी स्टेट लेवल बॉडीज़ होती है ना, वो अपनी स्टेट का, फॉर एग्जांपल ये मध्य प्रदेश की स्टेट बॉडी अलग है, उत्तराखंड की स्टेट बॉडी अलग है, तो वो उत्तराखंड में अपने तरीके से करेंगी, मध्य प्रदेश वाली मध्य प्रदेश में अपने तरीके से करेंगी। बट कहीं ना कहीं ये दोनों की स्ट्रैटेजी सेम है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये CPCB के अंदर काम करेगी। एक सेंट्रल बॉडी होगी जिसके अंदर ये दो स्टेट्स काम करेंगी। ठीक है, सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वाटर या एयर पोल्यूशन की, जस्ट अ मिनट, या प्रॉब्लम है वो टैकल की जा सकती है अपने अपने तरीके से इन देयर स्टेट्स, बट कहीं ना कहीं उसे सेंट्रल लॉ के अकॉर्डिंग्स में रहकर काम करना पड़ेगा। आई होप ये स्टेटमेंट कलर सही लगे आपको। अब जो वाटर एक्ट है ना भाई, या जस्ट अ मिनट, ये ना, या वाटर एक्ट जो है वो इनैक्ट किया गया था, और वो पहले तो सिर्फ स्टेट का, एक मिनट, स्टेट का इशू था,
लेकिन धीरे धीरे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया आर्टिकल 249 और 252 के अंतर्गत। आई थिंक अब आपको क्लियर है व्हाट इज़ वाटर एक्ट, व्हाट इज़ वाटर एक्ट, व्हाट इज़ एयर एक्ट। ये दोनों एक एक्ट है जो हमें वाटर के पोल्यूशन के कंट्रोल और प्रिवेंशन के बारे में बताते हैं, और एयर एक्ट ऐसा है जो हमें एयर के पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में बताते हैं। इनके लिए दो बॉडीज़ बनी है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्टेट वाली अपने अपने लेवल पे कंट्रोल करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें सेंट्रल के अंदर ही काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वाटर एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वही आपके एयर एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स होंगे। इट्स जस्ट दैट वाटर की जगह एयर कर दो। तो वाटर एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे कहीं ना कहीं हमारी जो वाटर है उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। टू इस्टेब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द वाटर पोल्यूशन एक्ट अगेंस्ट डिस्टिंक्ट फंक्शंस टू देम। तो वही है, इसमें दो बॉडीज़ होती हैं जो काम करते हैं, ये वो पॉइंट है। फिर इस एक्ट में रूल्स बनते हैं, जिस रूल्स की वजह से कहीं ना कहीं ये एक्ट चल पाता है। एक मिनट यार, हाँ नाउ फिर इस एक्ट के दौरान टेस्टिंग लेबॉरेटरीज़ भी बनी है जो एक्चुअली चेक करती हैं कि मध्य प्रदेश के स्टेट में वाटर पोल्यूशन कितना है। मान लो कोई और स्टेट बोलो, यूपी में कितना है, वो चेक करती हैं, ठीक है। और देन उस हिसाब से स्टेट बॉडीज़ जो है वो एक्शंस लेती हैं, बट इन कॉम्बाइनेशन विद द योर सेंट्रल बॉडी। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो वाटर एक्ट केम इनटू 1974। मैं बोल रही हूँ ना, सबसे पहले क्वेश्चन होगा इनकी किस साल आई, फिर होगा कि इनकी डेफिनेशंस दो, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन एक्ट आया, तो इस एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्शंस आई जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रिवेंट करना, और अल्टीमेटली पानी को प्रिवेंट करना। एयर का क्या होगा, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना और एयर को प्रोटेक्ट करना। फिर यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट बॉडीज़ आई, उन्होंने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स इस्टेब्लिश करे, क्योंकि इस एक्ट के अंदर आप प्रिवेंट तो करते हो पर पोल्यूशन को भी कंट्रोल करते हो ना। तो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बॉडीज़ आई। आप दोनों के काम यहाँ पे समझो, ये काम है उन दोनों के। सबसे पहला काम क्या है कि अगर वाटर का है तो वाटर सैम्पल्स लो। सबसे पहले तो हर एक स्टेट के एनालिसिस करो वाटर सैम्पल्स को। ऐसे ही एयर वाले में एयर सैम्पल्स को एनालाइज करो, फिर प्रॉपरली चेक करो हर एक चीज़ को। पॉलिसीज़ क्या क्या हैं उन सबको देखो, ठीक है। और पेनाल्टीज़ कि किसी ने कोई चीज़ फॉलो नहीं करी, रूल फॉलो नहीं करा, तो उसको जो नुकसान देना पड़ेगा। फिर जो सीवेज निकलता है उसके डिस्चार्ज को भी देखो, क्योंकि सीवेज भी वाटर पोल्यूशन का कहीं ना कहीं कारण होता है, तो उसको भी पूरा देखो। अब ऐसे एयर पोल्यूशन एक्ट है, तो एयर पोल्यूशन एक्ट से भी आप एयर के कंट्रोलेशन को डिस्कस करते हो, और सेंट्रल और स्टेट बोर्ड है उसके लिए। अब सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड कैन कैरी आउट रिसर्च रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। सेंट्रल पोल्यूशन क्या करती है, उसके रिगार्डिंग रिसर्च करवाती है। स्टेट क्या करवाती है, इंस्पेक्शन करवाती है। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव द अथॉरिटी टू डिक्लेयर एनी एरिया एज एन एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया विद द कंसंट्रेशन फ्रॉम द CPCB। मान लो मध्य प्रदेश का कोई एरिया है, तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल के बाद है इजाज़त कि वो इस एरिया को डेंजर जोन कंसीडर कर सकती है, लेकिन सेंट्रल के अंडर रहकर। अब अच्छा, मान लो अब आपको पता है कि जैसे वाटर पोल्यूशन होता है और एयर पोल्यूशन होता है कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज़ की वजह से। तो आप जिन एरिया में आपकी स्टेट्स ने बोला है कि ये एरिया भाई इन्हें कंट्रोल की ज़रूरत है, तो आप उस एरिया में विदाउट द परमिशन कोई भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा आपको अगर करना है तो आपको प्रॉपर कोर्ट से परमिशन लेने पड़ेगी, और अगर आपने वो परमिशन वगैरह नहीं ली तो जो वायलेटर्स हैं, मतलब जो इस एक्ट को नहीं मानेंगे, दे विल हैव टू पे फाइन। नाउ व्हाट डू यू नो अबाउट CPCB, राइट डाउन इट्स फंक्शंस। तो CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के क्या क्या है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो एक सेंट्रल बॉडी है जो कि 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी वाटर के प्रिवेंशन के लिए, और ऐसे ही 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी एयर के पोल्यूशन के। सो CPCB का क्या क्या काम है। CPCB का काम है, अगर जैसे क्योंकि अब जैसे कि अगर एयर पोल्यूशन के बारे में कर रहे हैं या वाटर पोल्यूशन के बारे में काम कर रहे हैं, तो उन्हें हर एक स्टेट के कुछ कुछ एरिया हैं जहाँ पर उन्हें क्लीनिनेस के लिए प्रमोट करना चाहिए। उसके अलावा उन्हें अपनी एयर क्वालिटी को भी अच्छा करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा उन्हें कुछ प्रिवेंटिंग मेजर्स लेने चाहिए सो दैट वो एयर या वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर पाए। फिर वो नेशन वाइड कुछ प्रोग्राम्स चला सकते हैं। वो
CPCB जो है वो स्टेट बोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट करें कि कई बार क्या होता है, दो स्टेट्स अपने आप में डिस्प्यूट्स करती हैं जिसकी वजह से उनका वाटर बंद हो जाता है। ये हम 11th EVS में कुछ केसेस पढ़े हैं ऐसे, जिसकी वजह से उनके स्टेट्स के वाटर बंद कर देते हैं वो लोग। तो ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। तो वो प्रॉपरली सेंट्रल बॉडी भी स्टेट बॉडी को असेस करते रहे कि वो सही कर रही है, प्लान करे प्रॉपरली, ठीक है, मास मीडिया से कनेक्टेड रहे। और या तो इसी के साथ हमारा वाटर एक्ट और एयर पोल्यूशन एक्ट भी खत्म हो गए। यहाँ पे सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि किस ईयर में हुए थे, व्हाट आर दीज आर प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एक्ट। इनमें दो बॉडीज़ होती हैं, सेंट्रल बॉडीज़ और स्टेट बॉडीज़। सेंट्रल बॉडी का क्या काम होता है कि वो सेंट्रल लेवल पे काम करते हैं, स्टेट बॉडीज़ का कि वो एक पर्टिकुलर स्टेट के बेसिस पे काम करती हैं, ठीक है। तो पर कहीं ना कहीं वो इन अकॉर्डेंस टू दैट करती हैं। सो नेक्स्ट इज़ EPA एक्ट, फाइनली द लास्ट टॉपिक। देखने दो मुझे, मैंने अगर और क्वेश्चन ऐड करे हैं तो नहीं करे हैं। चलो अब EPA को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं आपको EPA एक्ट के बारे में समझाऊं तो सबसे पहले तो अगर आपको वो भोपाल गैस ट्रेजेडी पता है, तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या हुआ था, जो गैस लीक हो गई थी इंडस्ट्री के द्वारा, एक ब्रिटिशर्स की कंपनी आई थी बाहर की एंड उसने कुछ गड़बड़ी रख दी जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया भोपाल के उसमें एक गैस लीक हो गई, जिसकी वजह से रातों रात वो पॉइजनस गैस से लोगों को नुकसान हो गया एंड कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा लोग उस एरिया के इन्फेक्ट हो गए, बीमार हो गए। सो वो इसलिए हो पाए क्योंकि कहीं ना कहीं उन कंपनी ने अच्छे से काम नहीं किया, मतलब उनकी एक लापरवाही से इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ कि लोगों को प्रॉब्लम आ गई। अभी तो फिलहाल मैं इतना ही बताऊंगी क्योंकि दिस इज़ नॉट द टॉपिक, वो 11th में आपने पढ़ा है। अब वो जब एक इंसिडेंट हुआ भोपाल वाला, तो उससे हमारी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उसको लगा कि हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसने एक एक्ट लाया 1986 में और ये एक्ट आर्टिकल 253 के अंडर आया। इस एक्ट को अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं क्योंकि देखो, अगर भोपाल के एरिया में गैस लीक हुई, उस गैस की वजह से लोगों को नुकसान हुआ, तो वो इसलिए हो पाए बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में लूप होल्स थे। तो उस लूप होल्स को गवर्नमेंट ने 1986 में EPA एक्ट के अंदर कवर करने की कोशिश करी, ठीक है। इसीलिए हम इसे अम्ब्रेला एक्ट भी बोलते हैं क्योंकि अम्ब्रेला एक्ट के चलते गैप्स फिल हुए। सो ये एक्ट बनाया टू provide a framework for central government and for coordination of the activities of various central and state authorities. बेसिकली जैसे वाटर एक्ट और एयर एक्ट में सेंट्रल और स्टेट कोऑर्डिनेट करती थी ना, तो ऐसे ही ये EPA एक्ट बनाया 1986 में सो दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कुछ कोऑर्डिनेट तरीके से काम करें और कुछ तो करें अच्छा। तो ये एक्ट, जस्ट अ मिनट यार, अच्छा ये 2 पेज आ गए ना, सो ये 2 मिनट रुक जाओ, मैं हाँ अब ये वाला पार्ट पढ़ो। So, in the wake of Bhopal gas tragedy, the government of India enacted the act under Article 253, जो इसको अम्ब्रेला एक्ट बोला, और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप कोऑर्डिनेशन से काम करोगे। तो इसके स्कोप क्या थे, लेट्स हैव अ लुक। पोटेंशियल स्कोप ऑफ द एक्ट इज़ टू ब्रॉड विद द एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग ये थे, जिसमें कि बोला कि पानी, एयर और लैंड को आपस में इंटरकनेक्ट करो क्योंकि दे ऑल एक्ट लाइक इकोसिस्टम। जो एक मिनट यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ऑल्सो मेड प्रोविजन फॉर एनवायरमेंटल ऑडिट एज अ मीन्स ऑफ चेकिंग वेदर और नॉट अ कंपनी इज कॉम्प्लाइंग विद द एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशन। ये इंपॉर्टेंट है।
ये जो एक्ट था ना, ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें एक पर्टिकुलर कंपनी आपके इन्वायरमेंट, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना EIA है, तो EIA इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज कहीं ना कहीं वो देखता है कि जो काम है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हो रहा है या नहीं। ऐसे ही इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में किया गया कि अगर लेट्स सपोज जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई बिकॉज वहाँ पे उस कंपनी की लापरवाही थी, तो ऐसे ही EP एक्ट बनाया गया सो दैट ये जो कंपनी लापरवाही करती है वो, मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए ना कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं हो ना तो आपका अलाउड नहीं होता। जैसे हमने बोलता स्कूल बनाना है, तो स्कूल बनाने के लिए आपको एक EIA प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ऐसे ही EPA एक्ट आया जिसके अंदर हम इंश्योर कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक कंपनी कुछ काम कर रही है, क्या वो कंपनी इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली तरीके से काम कर रही है या उसके अगेंस्ट काम कर रही है। अगर उसके अगेंस्ट काम कर रही होती है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में अगेंस्ट काम किया, एनवायरनमेंट को नुकसान हुआ ऐसा काम किया, तो उसको उधर ही उधर खारिज किया जाता है। तो इस तरीके से काम करना कि वो हमारे इन्वायरमेंट के अगेंस्ट ना हो, दैट कम्स अंडर EPA एक्ट। ठीक है, सो अब ये स्टेटमेंट्स पढ़िएगा। So it is the most comprehensive act of Indian Constitution enacted under Article 253 of the Constitution, जिसके कुछ objectives थे to implement the decision made at the United Nations Conference on Human Environment held in Stockholm in June 1972। तो बेसिकली 1986 में अगर ये एक्ट आया तो इससे पहले ही इसकी बातें शुरू हो गई थी 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस आई जिसने बोला कि आप अपने अपने स्टेट्स या जो भी देश है उसमें इस तरीके से काम कीजिए कि हमारे ह्यूमन के एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। तो EPA एक्ट के अंदर ये चीज़ ध्यान रखी गई कि 1972 में जो बात हुई थी उस बात को रिस्पेक्ट दी जाएगी, इस तरीके से कंपनीज काम करेंगी कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। टू इनैक्ट द जनरल लॉ ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो बेसिकली वही इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग था और इस तरीके से काम किया जाएगा कि वो नेशन वाइज इंपॉर्टेंस दे। सो दिस वाज EPA एक्ट। और पढ़ते हैं EPA एक्ट को। हाँ, ये सब हमने अभी जस्ट पढ़ लिया कि इस तरीके से इंपॉर्टेंस होगा कि नेशन को फ़ायदा हो, राइट, ये सब तो आपने पढ़ा। तो ये पॉइंट पढ़ो और क्लियर हो जाएगा। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ EPA एक्ट 1986, कि इसमें क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेल हैव द पावर टू टेक ऑल सच मेजर डिसीजंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। EPA के एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसके अंदर जो भी हमारे गवर्नमेंट के लूप होल्स थे उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश किए थे बाय सेइंग कि किस तरीके से काम किया जाएगा, एनवायरनमेंट को फ़ायदा होना चाहिए। जो एडिशनल कंपनीज आकर काम कर रही हैं उन पे भी एक प्रॉपर चेक रखें, मैनेजमेंट रखें कि इनके काम से हमारे एनवायरनमेंट को फ़ायदा हो रहा है या क्या। तो उसका सब कुछ अथॉरिटी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी और कोई पर्सन कोई भी इंडस्ट्री नहीं खोल सकता था जब तक परमिशंस ना हो। ठीक है, तो इसको प्रॉपरली हैंडल करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एनालाइज करे, एयर को भी एनालाइज करे, पानी को भी एनालाइज करे, सॉइल को भी करे। तो EPA एक्ट के अंदर एयर प्लस वाटर प्लस लैंड इन तीनों पे ध्यान रखा जाएगा। लाइक एयर पोल्यूशन एक्ट जो था वो आया था आपके 1981 में ना, और वाटर पोल्यूशन वाज 1974 में। तो ये जस्ट 1986 में आया जिसके अंदर बोला गया कि हम जस्ट मिनट कहाँ गया जिसके अंदर एक सेंट्रल बॉडी बनाई गई जो ध्यान रखेगी कि जो भी काम है वो इन्वायरमेंट के हिसाब से हो। ठीक है, और जो उस चीज़ को नहीं करता उसको डेफिनेटली उसकी सज़ा मिलेगी। तो EPA एक्ट से कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई और EPA एक्ट में एयर वाटर सॉइल नॉइस इनकी लाइक एयर की तो ऑलरेडी थी क्योंकि एयर का एक्ट 1980 में समथिंग आ गया था, वाटर भी आ गया था 1974 में, बट सॉइल और नॉइस को भी EPA एक्ट के अंदर लाया गया। सो कहीं ना कहीं हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं कि एयर लाइक हमने चैप्टर शुरू करे तो हमने बोला कि एयर पोल्यूशन से शुरू करा, फिर हमने वाटर पोल्यूशन से शुरू करा, फिर हमने लैंड पोल्यूशन से शुरू करा, फिर हम अब मिक्स देख रहे हैं ना। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बोली थी कि चैप्टर जब हमने EVS की शुरुआत करी थी तो हमने सिंगल चैप्टर से शुरुआत करी थी। एयर पोल्यूशन ये है, वाटर पोल्यूशन ये है, लैंड पोल्यूशन ये है। तो EVS पूरी 11वीं 12वीं की जब EVS हम ख़त्म कर रहे हैं ना तो हम उन एक्ट को कंबाइन करके पढ़ रहे हैं। हम सिंपल एक एयर पोल्यूशन ने डिस्कस करें, हम सिंपल एक वाटर पोल्यूशन ने डिस्कस करें, हम उन चारों के एक कंबाइन एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं और यही EVS है। तो EPA एक्ट हमारी EVS का एंडिंग
टॉपिक है जो हमें आज तक हमने जितना पढ़ा है उसको कंबाइन करके ख़त्म कर रहा। सो EPA एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो हर एक एस्पेक्ट, ओ शिट या सॉरी पता है, भी रिकॉर्ड होते हुए जस्ट सडनली डिवाइस गिरने वाली थी पूरी। तो EPA एक ऐसा एक्ट है जो एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज सबको कनेक्ट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अथॉरिटी दे रहा है। तो EPA एक्ट के सेंट्रल सेलिएंट फीचर्स क्या है कि EPA एक्ट एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज सबको कवर कर रहा है। उसके बाद जो EPA एक्ट है वो सेफ स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है आपके वेरियस पोल्यूटेंट्स में, और सेंट्रल को भी ये परमिशन दे रहा है फॉर द हजार्डस ऑल्सो। सो EPA एक्ट हर एक छोटे मोटे एक्ट जो भी तक हमने पढ़े उसको कवर कर रहा है। और एक और लास्ट टॉपिक एनवायरमेंटल ऑडिटिंग, जिसका मतलब है कि एनवायरनमेंट को मैनेज करना इस तरीके से कि उसके आप इफ़ेक्ट्स देखो। मतलब एक मिनट, ये रीड कराते हैं प्रॉपरली, लास्ट है तो अच्छे से। Environmental auditing is essentially an environmental management tool for measuring the effects of certain activities on the environment against set criteria और standards। मतलब कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, इससे हमारे environment को ये नुकसान हो सकता है, ये फ़ायदा हो सकता है, तो उसकी मैनेजमेंट टूल दैट कम्स अंडर environmental auditing only। सो इसी के साथ EPA के साथ हमारी पूरी क्लास 12th की बायोलॉजी क्लास 12th की EVS ख़त्म हो गई। एंड सिंस मैंने बोला था ये चैप्टर की छोटी रिकॉर्डिंग होगी तो ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारी क्लास 12th की EVS ख़त्म है। ये पहली वीडियो होगी मतलब क्लास 12 की जो एक ही शॉर्ट में गई है, वरना आज तक मैंने EVS की जितनी भी बनाई है ना क्लास 12 की, वो पार्ट में तो गई है। सो क्लास 12 की EVS का सारा ख़त्म हुआ। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो स्कोरिंग है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इन शॉर्ट इन चैप्टर के एक सिंपल टिप्स, PYQ उसको देखो, पढ़ो एक बार, उसके आपको इस चैप्टर में इन डेप्थ जानना ही नहीं है, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करना है। PYQ उसको देखो, चैप्टर कवर हो जाएगा। वही PYQ इसमें रिपीटेड है, बस डिफरेंट लैंग्वेज में। इस चैप्टर में मैंने इतने PYQ करवाए हैं ना कवर, मतलब जो आप लोग कमेंट करते थे ना टेक्सचुअल क्वेश्चंस, वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस आर द टॉपिक्स ओनली जो हम पढ़ाते हैं। तो एक एक चीज़ कवर कर दी है अब। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो मैंने अपने क्लास 12th के इसी साल जब मैंने बोर्ड दिया हुआ है तो मैंने लिटरली इस चैप्टर को स्किप किया था। जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ PYQ मैं पेपर देने गई थी एंड आई एम एबल टू स्कोर इन दिस चैप्टर ऑल्सो। सो ईजी चैप्टर है ऐसा तो नहीं बोलूँगी बिकॉज नहीं है, बट PYQ स्मार्ट वर्क करना है इस चैप्टर में, हार्ड वर्क नहीं करना है। PYQ उसको देख के जाओ और ये चैप्टर करके जाओ, ठीक है। लूप होल्स डेफिनेटली हैं इस चैप्टर में, बट ठीक है, PYQ उसको देखोगे हो जाएगा। और अब हमारे पास 7 चैप्टर थे EVS के, हमने सारे ख़त्म कर लिए हैं। एक पार्ट रहता है चैप्टर 4 में, एक लास्ट पार्ट था जो मैंने क्या था, एक ब्रेक के बाद EVS की वीडियोस दोबारा शुरू करी थी, तो मैंने ब्रेक के बाद फ्रेश स्टार्ट करा। वो जो पार्ट रह गया था वो नहीं लाया, तो मैं वो पार्ट भी ले आऊँगी, ठीक है। सो हमारा पूरा EVS ख़त्म हुआ एंड या थैंक यू। अब बस इसके PYQ लगाना, इट विल बी ऑल सेट।